नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सफलता मिली है। जेवर में टाउनशिप, कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क और नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित होगा। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हत्या का मामला सामने आया है, जहां 2 बेटियों ने अपने 60 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान दोनों बेटियों ने पिता की हत्या करने के बाद भी कबूली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर कानपुर देहात जिले की 4 बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। यहां बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर नमूने संकलित किए गए हैं। साथ ही आपको बताएंगे, अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा इस समय भीषण बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। सड़कें, हाईवे और पुल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही 5000 से अधिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। और आइए अब समाचारों का रुख करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। हजारों करोड़ रुपए के 3 MOU साइन हुए हैं। जेवर में टाउनशिप, कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क और नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित होगा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे, 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। सोमवार को दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सफलता मिली है। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने प्रदेश में कुल 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के बाद सीएम योगी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवा परिधान में सनातन संस्कृति की विदेश में अलग जगा रहे हैं। पहली बार विदेश दौरे पर भगवा वस्त्र पहनकर जाने वाले सीएम योगी ने सिंगापुर दौरे में अपना परचम लहराया है। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे। और अब जान लेते हैं कि किन सेक्टरों में हुए MOU। पहला MOU यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़ा है, जहां जेवर एयरपोर्ट के करीब 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके आने से लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के 2027 में शुरू होने की संभावना है। दूसरा MOU कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से जुड़ा हुआ है, जहां हाईवे पर 50 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित होगा। इसमें 650 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे करीब 7,500 रोजगार सृजित होंगे। इसके भी 2027 में शुरू होने की संभावना है। तीसरा MOU नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क की स्थापना से जुड़ा है,
जहां 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट IT पावर क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के 2028 में शुरू होने की संभावना है। सीएम ने निवेशकों को प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक ढांचे से अवगत कराया। समूह को डेटा सेंटर स्थापना के लिए लखनऊ आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता और आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर कानपुर देहात जिले की 4 बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में पहुंची टीमों को यहां बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर नमूने संकलित कर लगभग 30,000 खाद्य तेल सीज किया गया। छापेमारी के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ हरिशंकर सिंह ने बताया कि होली पर्व पर खाद्य तेल की मांग बढ़ने से बाजार में मिलावटी तेल की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि 58 टीमों द्वारा प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापेमारी की गई और कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर ने आम उपभोक्ताओं से जागरूक रहते हुए पैकिंग की गहनता से पड़ताल के बाद ही खरीदने की अपील की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर आज जो है कानपुर देहात की 4 यूनिट पर खाद्य तेलों की यूनिट पर कार्रवाई की गई है और जिसमें काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाए जाने पर इनमें नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और सीजर की भी कार्रवाई की। माल अभी आंकड़ा जो है आना अभी शेष है, लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे लगभग 58 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापामार कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में 60 वर्षीय दलित किसान राम प्रसाद के घर में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। बता दें कि मामले में शक के आधार पर पुलिस ने मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों बेटियों ने पिता की हत्या करने की बात कबूल ली है। उन्होंने बताया कि पिता बेटा बेटी में भेदभाव करता था और उन्हें रोक टोक भी करता था। आरोप है कि देर रात दोनों ने चाकू से गर्दन काटकर हत्या की और सबूत छिपा दिए। पुलिस ने खून से सने कपड़े और आला कत्ल बरामद कर लिए। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें यह सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और अगले हफ्ते ही होली का त्योहार भी है।
मिलावटी खाने पीने का सामान अक्सर त्योहारों के सीजन में खुशियों में खलल डाल देते हैं। इसको लेकर अयोध्या में खाद्य विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया है। खाद्य विभाग ने आज अयोध्या के कई गोदामों पर छापेमारी की और मिलावटी रिफाइंड सोया ऑयल और नेपाल के ब्रांड महालक्ष्मी को सीज किया है। रमजान को देखते हुए सेवइयों और खजूर को भी अयोध्या में लगातार जांच की जा रही है ताकि बाजार में कोई भी मिलावटी सामान ना बिक सके और ना ही लोगों को परेशानी हो। अयोध्या खाद्य विभाग का मिलावटी खाने पीने का सामानों के खिलाफ ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। आज हुई छापेमारी में मिलावटी सामान रखने वालों पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई भी की है। ये कार्रवाई हमारी जो है 18 से लगातार 28 तक चलेगी और ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। पर डे जो है 2 टीमें चल रही हैं और एक टीम हमारे निर्देशन में है जो कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने लगभग जो है आपकी पामोलिन ऑयल का और इसके बाद दूसरा जो है रिफाइंड सोया ऑयल का और फिर साथ में जो है एक महालक्ष्मी ब्रांड है जो नेपाल का ब्रांड है, उसका 100 टीने खास तौर से जो हम लोग ने सीज किया है। और साथ ही साथ जो है उसको ये रमजान के पर्व को देखते हुए सेवई पर भी कार्रवाई की जा रही है और खजूर पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई जगह संदेशा भी आया है कि इस पर भी कुछ मिलावटी जो है सामान प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में लगातार जो है कार्रवाइयां चल रही हैं। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने परिक्रमा मार्ग स्थित ब्रजधाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने संतों के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि की कामना भी की। मीडिया में रूबरू होते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बताया कि भारत की प्राचीन परंपराएं और संस्कृति आज भी जीवित हैं, जिसका श्रेय हमारे संतों को जाता है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने भारत जैसी पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। हमेशा जब भी आते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है और मैं तो भारतीय संस्कृति का छात्र विद्यार्थी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कुछ जगहें भारत में जिनका असल जिनसे बल्कि कहना चाहिए प्रभाव नहीं, जहां से वो आदर्श और मूल्य निकले, जिनसे भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है, ब्रिज और मथुरा वो जगह है। यहाँ का हमेशा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की अपनी एक अनूठापन है इस जगह पे और यहाँ तो पूरे भारत के ही लोग, हर जगह से लोग, और सबके लिए ये तीर्थ है, हमारे लिए भी। देखिए, अगर आप में जो, इसीलिए मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है वो है मानव की दिव्यता। मेरे लिए तो, अगर मैं भारतीय संस्कृति को समझता हूँ तो मेरे लिए तो चाहे कोई मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा मित्र हो, चाहे मेरा अनजान हो, मेरा दुश्मन ही भी हो, तो भी अनन्य भाव के साथ सबको देखना और प्रभु की पूजा अर्चना करना इस तरह से कि वो हर किसी में बसता है। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक पर वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समारोह में तीनों सेनाओं के अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के 45 शहीदों के परिवारजन व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल में स्मारिका 2026 का विमोचन किया गया। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि शहीद राष्ट्र के इतिहास में अमर हैं और देश उनके परिवारों का सदैव ऋणी रहेगा। Invited here for this pujas, this function, and pay tribute at the Noida Shahid Smarak on this solemn occasion. I would like to acknowledge the supreme sacrifice of the brave hearts whose names are etched not only on the memorial but in the history of our great nation as men who embodied the highest ideals of duty, honor, courage.
Some time back, our Honorable Prime Minister had said that we honor the courage and sacrifices of our brave soldiers. Their selfless dedication and unwavering resolve safeguarded our nation and brought glory to us. So in that spirit and honor and gratitude, I extend my deepest respect to the families of our brave hearts who are present here today. I feel very small standing here in front of you all. To the parents, spouses, children, families and loved ones, the nation and the defense forces will always remain indebted to you for your strength and sacrifice. और अब खबर सोनभद्र से। सोनभद्र जिले के वनवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा से इतर किताबी और व्यवहारिक को लेकर उपक्रम संस्था ने एक अनूठा और सार्थक प्रयास शुरू किया है। दुरूह अंचल और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए संस्था की संचालिका किरण तिवारी ने बच्चों तक पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग का सहारा लेकर बच्चों के घर पोस्ट कार्ड पर रोचक कहानियां और किताबें भेजकर शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम निरंतर जारी रखा है। बता दें कि संस्था से जुड़े इन बच्चों के अभिभावकों का मानना है कि बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता, दादा दादी भी इस तरह की शिक्षा से जुड़कर खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। डाक के माध्यम से घर घर पहुंची सामग्री डाकिया राहुल कुमार इसे अभिनव प्रयोग मानते हुए इसे डाक विभाग का बेहतर उपयोग बताते हैं। उपक्रम एक यात्रा है, शिक्षा की, कला की और इस समुदाय की यात्रा है जहां हम रह रहे हैं सोनभद्र की। एक ऐसी यात्रा जिसमें शिक्षा का स्तर बेहतर हो, लोग एक मानसिकता के साथ, एक स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे आए। और यहाँ उतनी चिट्ठियां नहीं आती थी जितना मतलब वो बहुत ज्यादा कह सके जिसको। अचानक से एक बार वही उपक्रम की किताबें आई बच्चों के नाम पे, तो मतलब कई बार बहुत सारी आई, तो मैंने सोचा कि ये आखिर है क्या, मतलब अचानक से इतने सारी किताबें वो भी बच्चों के लिए कैसे। तो फिर जब मैंने पूछा जिन बच्चों को किताबें दी उनके माता पिता से पूछा कि आखिर है क्या, तब उन्होंने मुझे बताया कि उपक्रम की तरफ से आई हैं किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए। और मतलब ये जो माध्यम इन्होंने बनाया है पोस्ट ऑफिस को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा देखे कि अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है। डाक से भी आया था किताब, 25 किताबें, उसमें था बहुत कहानी था उसमें। बच्चे हमारे पढ़े थे 25 किताबें पूरा 15 दिनों में। बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं कि कहाँ से कहाँ किताब आ रहा है और उसमें का लिखा है। और जिले की खबरों में बाकी खबरें हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आप देख रहे हैं जिले की खबर। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन कराने को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद की विधानसभा चंदौसी स्थित एसएम इंटर कॉलेज और बीएमजी इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की खामी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नकल कराने वालों पर एनएसए लगाया जाएगा और आजीवन कारावास तक की कार्रवाई हो सकती है। राज्य मंत्री ने कहा कि नकल माफिया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार ऐसे तत्वों की लगातार तलाश कर रही है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि व्यवस्थाएं तो सब की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है। देखो, व्यवस्थाएं तो सब की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं आएगी, लेकिन नकल माफिया को ये सोचना चाहिए कि ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें अगर जरा सी भी किसी ने हिम्मत भी की, जरा सी सोचा भी, तो उनकी वो दशा होगी जो उनके पुरखों से भी ये कह जाएंगे कि कभी भविष्य में नकल कराने की सोचना मत। ये डंडे वाली सरकार है योगी जी की। अगर कोई नकल करेगा
तो आजीवन कारावास होगा, एनएसए लगेगी और जेल में रहेगा। नकल माफिया सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे अराजक तत्व दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे नकल माफिया पिछली बार कहाँ दिखाई दिए, इस बार भी दिखाई नहीं देंगे। वो तो जाने कौन से कोने में छिप गए हैं। हमारी सरकार ढूंढ रही है कि ऐसे लोग को दिखाई तो दे जाए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। ऑफर देने के बयान से ही स्पष्ट है कि सपा अब अपने खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मतलब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख है, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है। उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। राजधानी लखनऊ गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लुधियाना से दरभंगा जा रही एक डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 16 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ, जिससे बस तेज रफ्तार में असंतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। और जिले की खबर में वक्त है एक और छोटे से अंतराल का। ये लो। मैं श्री अन्न लाया हूं। ये लो। अरे भैया, तुम भी श्री अन्न उगाओ और ज्यादा रुपया कमाओ। रुपया नहीं, रुपए कमाइए, श्री अन्न उगाइए। आप देख रहे हैं जिले की खबर। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के इस्लामाबाद में एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग में 7 लोग झुलस गए हैं, जिनमें 5 बच्चे और 2 महिला शामिल हैं। इकबाल के घर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग में फंसे लोगों को छत के रास्ते बाहर भी निकाला गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घर में कपड़े का काम होता है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किदवई नगर एरिया पड़ता है, यहाँ पर एक घर में जिनका एक इकबाल अहमद है, उनके घर में आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस और तुरंत फायर ब्रिगेड को साथ लेकर मौके पर पहुंचा गया और यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया गया था। इसमें सूचना थी कि कुल 7 लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं। इसमें ये सकरी गलियाँ थी काफ़ी, इसमें आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसमें छत के रास्ते से फायर ब्रिगेड द्वारा इसमें चढ़ के
7 लोगों को बाहर निकाला गया है। इन्हें राजधानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया गया है। इसमें 5 बच्चे 2 महिलाएं हैं और सभी एक ही घर के हैं और इसमें राजधानी हॉस्पिटल से इन सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार आपको फिर से बता दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान और राजस्थान के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सफलता मिली है। 6,650 करोड़ रुपए के 3 MOU साइन हुए हैं। जेवर में टाउनशिप, कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क और नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित होगा। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हत्या का मामला सामने आया है, जहां 2 बेटियों ने अपने 60 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। पुलिस को मामले में शक के आधार पर पूछताछ के दौरान दोनों बेटियों ने पिता की हत्या की बात कबूल ली है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर कानपुर देहात जिले की 4 बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। यहां बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर नमूने संकलित किए गए हैं। अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा इस समय भीषण बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर में 15 इंच तक हुई बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं के कारण इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सड़कें, हाईवे और पुल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही 5,000 से अधिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। और इसी के साथ जिले की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।